वक़्त जैसे जैसे बीत रहा था, इश्की और राजवीर के बीच एक नई समझदारी बन रही थी। ना तो वो अपने रिश्ते को कोई नाम देने की जल्दी में थे और ना ही एक दूसरे से कुछ ज्यादा उम्मीद। ये रिश्ता परिपक्व हो रहा था, बिना किसी शोर के, बिना किसी दिखावे के। कॉलेज में अब सब जानने लगे थे कि इश्की और राजवीर के बीच कुछ है, लेकिन कोई खुलकर कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि ये रिश्ता वैसा नहीं था जैसा अक्सर दिखावा होता है। ये रिश्ता था आंखों की भाषा, छोटी छोटी बातों की परवाह और बिना कहे समझ लेने की कला। एक दिन लाइब्रेरी में इश्की बैठी किताब पढ़ रही थी। राजवीर चुपचाप उसके पास आया। कोई शोर नहीं, बस उसकी टेबल के पास बैठ गया। उसने एक किताब खोली, लेकिन उसकी निगाहें पन्नों पर नहीं, इश्की के चेहरे पर टिकी थीं। क्या देख रहे हो? इश्की ने बिना सिर उठाए पूछा। तुम्हारी खामोशी को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, राजवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। इश्की का दिल हल्का सा धड़क गया। वो चाहकर भी उसकी मुस्कुराहट से बच नहीं पाई। उस शाम राजवीर ने उसे एक पुरानी हवेली में बुलाया, जो कभी उसके दादा की थी। हवेली अब खंडहर बन चुकी थी, लेकिन वहां की दीवारें अब भी कहानियां कहती थीं। तुम्हें यहां क्यों लाया? इश्की ने पूछा। राजवीर ने गहरी सांस ली। ये वो जगह है जहां मेरा बचपन बसा था। यहां मैंने डर देखे, अकेलापन झेला और सपने भी देखे। और आज मैं चाहता हूं कि यहां से एक नया सपना शुरू हो, हमारे साथ का सपना। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें, टूटी खिड़कियां और धूल से भरा कमरा। लेकिन उस पल सब जैसे चमकने लगा था, क्योंकि अब वहां सिर्फ यादें नहीं थीं, अब वहां उम्मीदें भी थीं। राजवीर ने एक डायरी निकाली, बहुत पुरानी, कुछ पन्ने पीले पड़ चुके थे। ये मेरी माँ की डायरी है, उसने कहा। उसमें तुम्हारे जैसी एक लड़की का जिक्र है। माँ लिखा करती थी, अगर कभी कोई ऐसा इंसान मिले जो तुम्हारे घावों को बिना छुए महसूस कर सके, तो उसे छोड़ना मत। इश्की चुप थी, लेकिन उसकी आंखें जवाब दे रही थीं। अगले दिन कॉलेज में एक सेमिनार था, इमोशन एंड लीडरशिप, जिसमें इश्की और राजवीर दोनों को एक ग्रुप एक्टिविटी में साथ रखा गया। उन्हें एक छोटे स्किट में हिस्सा लेना था, जिसका टॉपिक था कठिन रिश्तों में संवाद कैसे हो। जब दोनों मंच पर पहुंचे, तो सबने सोचा, अब ये मजेदार होगा। लेकिन जो हुआ, उसने सबको चुप कर दिया। राजवीर ने बोलना शुरू किया। जब कोई आपकी जिंदगी में आता है और वो आपके अतीत से नहीं डरता, बल्कि उसे अपनाता है, तो क्या आप उसे छोड़ सकते हैं? फिर इश्की बोली, अगर कोई आपकी चुप्पियों को समझता है, तो क्या उससे बात किए बिना भी रिश्ता नहीं बनता? दोनों की बातें सिर्फ डायलॉग नहीं थीं, वो उनकी असल जिंदगी थी। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया, और प्रस्तुति के अंत में जो तालियां बजीं, वो किसी परफॉर्मेंस के लिए नहीं, एक सच्चे एहसास के लिए थीं। उसी रात इश्की अपने कमरे में बैठी वो डायरी पढ़ रही थी जो राजवीर ने उसे दी थी। एक पन्ना था जिसमें लिखा था, तुम अगर कभी टूटो तो किसी के सामने मत बिखरना, जो तुमसे सिर्फ तुम्हारी हंसी चाहता है। किसी ऐसे के सामने रोना जो तुम्हारी चुप्पी में भी तुम्हारी सांसों को सुन सके। इश्की ने आंखें बंद कीं और राजवीर का चेहरा सामने आ गया। राजवीर के बंगले में एक और शाम। इस बार माँ ने उन्हें डिनर पर बुलाया था। डिनर टेबल पर सब कुछ बहुत सादा था, कोई बड़ा आयोजन नहीं, कोई दिखावा नहीं। लेकिन बीच में रखा एक छोटा सा दीपक जो हर शाम माँ जलाया करती थी, आज कुछ अलग महसूस हो रहा था। आज का दीपक मैंने तुम्हारे नाम किया है, इश्की, माँ ने कहा। मेरे नाम? इश्की हैरान थी। हाँ, क्योंकि तुमने मेरे बेटे को इंसान बनाना शुरू कर दिया है। राजवीर ने कुछ नहीं कहा। उसने बस इश्की का हाथ थामा, सबके सामने। पहली बार। अब सब धीरे धीरे बदल रहा था। राजवीर अब दूसरों से नजरें चुराने वाला नहीं, आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला बन चुका था। वो अब हर दिन इश्की को एक नई किताब पढ़ने को देता और कहता, हर किरदार में तुम्हारी झलक मिलती है। एक दिन उसने इश्की को अपनी माँ की नर्सरी ले जाकर एक पौधा दिखाया। ये हमने साथ में लगाया था जब पापा हमें छोड़ गए थे। तब माँ ने कहा था,
हर टूटी चीज फिर से उग सकती है अगर उसे सही समय और प्यार मिले। अब मैं तुम्हें वो पौधा दे रहा हूं क्योंकि अब तुम वो प्यार हो। इश्की ने उस पौधे को दोनों हाथों से थामा, जैसे उसने पहली बार किसी रिश्ते को अपनाया हो। रात को जब राजवीर अकेला अपनी छत पर बैठा था तो इश्की वहां आई, बिना बताए, बस चुपचाप। आज मैं कुछ कहने आई हूं, उसने कहा। राजवीर ने उसकी तरफ देखा। अगर तुम अब भी उस पहाड़ी पर रखी अंगूठी को वहीं छोड़े हुए हो तो मैं उसे लेने को तैयार हूं। राजवीर उठकर खड़ा हुआ, आंखों में चमक, दिल में तूफान। उसने बिना कुछ कहे सिर्फ इश्की को गले लगा लिया। अब कोई शब्द बाकी नहीं थे, सिर्फ एक रिश्ता था जो सवालों से नहीं, जवाबों से बना था। इश्की और राजवीर का रिश्ता अब ऐसा मोड़ ले चुका था जहां ना कुछ कहना जरूरी था और ना ही कुछ जताना। वो एक दूसरे की मौजूदगी में जैसे खुद को पूरा महसूस करने लगे थे। अब वो नजदीकियां सिर्फ बाहरी नहीं थीं, वो एहसासों की गहराई से निकलकर दिलों में घर बना चुकी थीं। इश्की ने उस पहाड़ी से अंगूठी उठा ली थी, बिना कोई औपचारिक प्रस्ताव, बिना कोई विल यू मैरी मी जैसी लाइन। लेकिन वो अंगूठी अब एक जवाब थी, एक यकीन का, एक साथ के वादे का। कुछ दिन बाद राजवीर ने इश्की को अपने ऑफिस बुलाया। वहां एक नया कॉन्फ्रेंस रूम तैयार हुआ था और दीवार पर एक बहुत ही खास नाम लिखा था, द इश्की रूम, अ स्पेस फॉर न्यू बिगिनिंग्स। इश्की ने देखा तो कुछ बोल ही नहीं पाई। वो शब्दों से परे था। मैं चाहता हूं कि मेरी दुनिया में तुम्हारा नाम सिर्फ दिल में नहीं, दीवारों पर भी हो, राजवीर ने कहा। उस दिन दोनों ने पहली बार एक मीटिंग साथ में की, बिजनेस से जुड़ी नहीं, इंसानियत से जुड़ी। राजवीर ने शहर के कुछ अनाथालयों और महिलाओं के लिए काम करने वाले संस्थानों को मदद देने की स्कीम शुरू की और कहा, ये सब इश्की की वजह से संभव हो पाया है। अब राजवीर का बदलना सबको दिखने लगा था। वो जो कभी सिर्फ गुस्से और डर की मिसाल माना जाता था, अब संवेदनशीलता और लीडरशिप का चेहरा बन चुका था। एक दिन इश्की राजवीर के ऑफिस में बैठी थी और एक पुराना फाइल खोल बैठी। उसमें राजवीर के पिता का नाम देखा। वो पढ़ते पढ़ते रुक गई। तुम उनसे कभी मिले? उसने पूछा। राजवीर की आंखों में हल्की सिहरन दौड़ गई। नहीं, और अब मिलना भी नहीं चाहता। जब मेरी मां को मेरी परवरिश अकेले करनी पड़ी तब वो कहीं नहीं थे। अब अगर मैं उनका बेटा कहलाऊं तो मेरी मां की मेहनत बेईमानी हो जाएगी। इश्की ने उसका हाथ थामा। पर क्या तुम्हें कभी ये जानने की इच्छा नहीं हुई कि वो अब कहाँ हैं, क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं? राजवीर चुप रहा। कुछ जवाबों को वक्त देना पड़ता है। राजवीर की मां ने एक शाम इश्की को बुलाया। चाय की चुस्कियों के बीच उन्होंने पूछा, क्या तुम राजवीर को उसके पिता से मिलवाने के बारे में सोचती हो? इश्की ने कहा, अगर वो खुद चाहेगा तभी। मैं उसे किसी बीते दर्द में जबरन धकेलना नहीं चाहती। मां ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी जैसी हो। अब राजवीर और इश्की एक साथ कॉलेज नहीं जाते थे क्योंकि उनका कोर्स लगभग खत्म हो गया था, लेकिन दोनों हर दिन एक समय तय करते थे। हमारा 1 घंटा, ना फोन, ना दुनिया, बस एक दूसरे की कंपनी। उस 1 घंटे में कभी वो लाइब्रेरी में बैठते, कभी पार्क में चलते, कभी किसी छोटे से कैफे में 2 कॉफी शेयर करते। उस 1 घंटे ने उनके रिश्ते को गहराई दी। एक शाम राजवीर ने कहा, इश्की, क्या तुम सोचती हो कि हम शादी करें? मतलब सबके सामने, नाम के साथ? इश्की ने उसकी आंखों में देखा। राजवीर, मैंने जब वो अंगूठी उठाई थी तभी तुम्हारी हो गई थी। बाकी दुनिया के लिए शादी एक रस्म है, मेरे लिए तुम्हारा हर दिन साथ होना ही शादी है। राजवीर ने उसकी हथेली चूम ली। पर फिर भी मैं चाहता हूं सब तुम्हें मेरी बीवी कहें, सिर्फ मेरी नहीं, मेरी पहचान भी। एक नई शुरुआत की तैयारी होने लगी। कोई बड़ा आयोजन नहीं, कोई मीडिया नहीं, बस घरवालों और करीबी दोस्तों के बीच एक सादा सी शादी। इश्की ने अपने पुराने दोस्तों को बुलाया तो उनमें से कुछ ने ताने मारे, ओह, तो अब तुम अमीरों की बीवी बन गई हो? लेकिन इश्की ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, मैं उस इंसान की पत्नी बन रही हूं जिसने मुझे मेरी खुद की कीमत समझाई।
शादी से एक रात पहले राजवीर ने इश्की को फोन किया। कल से सब तुम्हें मेरी बीवी कहेंगे, पर मैं जानता हूं तुम उससे कहीं ज्यादा हो। तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो, मेरी सबसे प्यारी कमजोरी हो और मेरी सबसे अच्छी दोस्त। इश्की की आंखों में आंसू आ गए। और तुम मेरे जीवन की सबसे खूबसूरत खामोशी हो, जिसमें मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। शादी का दिन आया। सादा मंडप, हल्की सी सजावट, मां के हाथों बना हलवा और दोस्तों की हंसी। राजवीर ने सिंदूर भरते वक्त धीमे से कहा, अब तुम मेरी पहचान हो। इश्की ने जवाब दिया, और तुम मेरी वजह। शादी के बाद की पहली रात, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई शर्म नहीं, बस एक लंबी बातचीत जिसमें दोनों ने अपने डर, अपनी उम्मीदें और अपने सपने बांटे। अगर मैं कभी फिर से टूटूं, इश्की ने पूछा, तो मैं तुम्हें फिर से खुद में बुन लूंगा, राजवीर ने जवाब दिया। अब कहानी ने एक नया चैप्टर खोल दिया था, जहां रिश्ता सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक जिम्मेदारी, एक अपनापन और एक सुकून बन चुका था। शादी को हुए कुछ हफ्ते बीत चुके थे। अब राजवीर और इश्की की जिंदगी एक नई रफ्तार पकड़ चुकी थी। ना दौड़ थी, ना कोई प्रतियोगिता, बस सुकून था। वो एक दूसरे के साथ की आदत में ढलने लगे थे, और यही ढल जाना ही असल प्यार की शुरुआत होती है। सुबह अब अलार्म से नहीं, एक दूसरे की मुस्कान से शुरू होती थीं। इश्की अब उसी बंगले में रह रही थी, जिसे कभी वो डर की नजर से देखा करती थी, लेकिन अब वो बंगला उसका घर बन गया था। हर कोना जैसे उसकी मौजूदगी से खिल उठा था। जहां पहले सिर्फ सन्नाटा था, अब वहां हंसी, चाय की खुशबू और किताबों की बिखरी हुई दुनिया थी। एक दिन इश्की ने राजवीर से पूछा, अगर मैं कहूं कि मुझे नौकरी करनी है तो? राजवीर मुस्कुराया, मुझे तो लगता था तुम मुझसे पहले कह दोगी, पर हां, एक शर्त है। क्या? उसने आंखें सिकोड़कर पूछा। तुम वही काम करना जो तुम्हारे दिल को खुशी दे। कुछ दिन बाद इश्की ने एक एनजीओ ज्वाइन किया, जहां वो महिलाओं और बच्चों के साथ काम करती थीं। उसे देखकर राजवीर को वो शब्द याद आते थे जो उसकी मां कहती थीं, एक औरत जब अपने लिए खड़ी होती है तो कई औरतों को जीने की वजह मिलती है। अब राजवीर हर शाम उसे लेने खुद जाता। वो इंतजार करना पसंद करने लगा था, खासकर जब इश्की को देखकर उसकी थकान उड़ जाती थी। एक शाम की बात है, बारिश हो रही थी। इश्की छत पर खड़ी थी, हल्के भीगे बाल, सूती साड़ी और हाथ में गरम चाय। राजवीर आया, उसके पास खड़ा हुआ और बोला, तुम्हें देखकर बारिश भी ठहर जाए शायद। इश्की मुस्कुराई, और तुम्हें देखकर दिल भागने लगे शायद। दोनों की हंसी एक दूसरे की बाहों में बिखर गई। अब रातें भी बदल गई थीं। अब उनके बीच न कोई दूरी थी, न कोई शर्म। वो हर रात एक दूसरे के साथ के किस्से बनाते थे। कभी एक लंबी कहानी, कभी सिर्फ एक गले लगाना। कभी तकिया पर आंखें भर आती, तो कभी वो आंसू राजवीर अपने होठों से चुरा लेता। तुम्हें डर नहीं लगता? एक रात इश्की ने पूछा। डर तो अब सिर्फ एक बात का है, राजवीर बोला। क्या तुम्हारा मुझसे दूर हो जाना? इश्की ने उसका हाथ थामा। मैं तुम्हारी सांस बन चुकी हूं राज। अगर मैं दूर जाऊंगी तो तुम्हारा दम घुट जाएगा, और मैं कभी ऐसा नहीं चाहूंगी। राजवीर की मां अब इश्की को अपनी बेटी कहती थी। वो जब रसोई में इश्की को देखकर मुस्कुराती थी, तो इश्की को वो मां की तरह नहीं, उसकी अपनी मां जैसी लगती थी, जो अब इस दुनिया में नहीं थी। एक दिन मां ने राजवीर से कहा, अब समय है कि तुम अपनी जिंदगी के अधूरे पन्नों को पूरा करो। अपने पिता से मिलो। अगर उनके पास कुछ जवाब हैं तो उन्हें सुनो। राजवीर चुप हो गया। इश्की ने उसका हाथ थामा और धीरे से कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन फैसला तुम्हारा होगा। 2 दिन बाद राजवीर अपने पिता के घर पहुंचा। एक साधारण सा घर, एक बूढ़ा व्यक्ति, कमजोर आंखें और कांपते हाथ। जब दरवाजा खुला तो बूढ़े आदमी ने कहा, क्या तुम? राजवीर ने कहा, मैं वही हूं जो आपसे सवाल पूछने आया है, नफरत नहीं। अंदर बैठकर उन्होंने बहुत देर तक बातें की। कोई आरोप नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस एक सफर का अंतिम पड़ाव, जहां 2 लोगों ने अतीत की राख में से थोड़ी सी गर्माहट निकाल ली। वापस आकर राजवीर बहुत शांत था। इश्की ने पूछा, सब ठीक? राजवीर ने सिर हिलाया।
हाँ, अब दिल हल्का है। मैं नहीं जानता उन्हें माफ किया या नहीं, लेकिन अब मैं खुद से नाराज नहीं हूं। उन दिनों में इश्की और राजवीर ने साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू किया, एक हेल्पलाइन जो डिप्रेशन, घरेलू हिंसा और मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहे लोगों के लिए था। नाम रखा गया सुनो तो सही। उनका मानना था, कभी कभी सिर्फ सुना जाना ही सबसे बड़ी मदद होती है। शाम को जब दोनों छत पर बैठते तो कोई म्यूजिक नहीं बजता, कोई फोन नहीं चलता, बस एक दूसरे की सांसें और सामने खुला आसमान होता। राजवीर ने एक शाम कहा, हमारी दुनिया बहुत छोटी है ना? इश्की ने जवाब दिया, हाँ, पर इसमें सब कुछ है, तुम, मैं, ये चांदनी और हमारी खामोशियां। एक रात दोनों किताब पढ़ रहे थे और अचानक इश्की ने पूछा, क्या हम कभी बच्चा चाहेंगे? राजवीर मुस्कुराया, अगर वो तुम्हारे जैसी मुस्कान लाए तो जरूर। इश्की ने आंखें मूंद लीं, जैसे कोई सपना देखा हो और वो हकीकत बनता जा रहा हो। अब वो एक दूसरे के लिए सिर्फ जीवन साथी नहीं थे, वो एक दूसरे की जड़ें बन चुके थे, एक दूसरे का आधार, एक दूसरे का सुकून। ना कोई शोर, ना कोई लड़ाई, ना कोई जबरदस्ती, बस एक रिश्ता था, गहराइयों से भरा हुआ, ताजगी से सजा हुआ,